नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और साथ ही बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की। कोरोना की दूसरी लहर सभी उम्र और लिंग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। बच्चे हों या बुजुर्ग, महिलाएं हों या पुरुष, संक्रमण की ये लहर सभी को अपनी चपेट में ले रही है। इसके साथ ही विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, उन लोगों में संक्रमण का खतरा भी अधिक होता है। ऐसे में लोगों के मन में कई बार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या गर्भवती महिलाओं के लिए ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि गर्भावस्था के समय महिलाओं के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो जाती है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में प्रेग्नेंट महिलाओं के बीच भी इन्फेक्शन बढ़ा है। इस वजह से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि आम महिलाओं के मुकाबले प्रेग्नेंट महिलाओं में कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा ज्यादा है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें शेयर की जा रही हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं में कोरोना होने का खतरा अधिक नजर आ रहा है। इसको लेकर अमेरिका की कुछ एजेंसियों ने रिसर्च भी किया है, जिसके नतीजे बताते हैं कि जितना ज्यादा खतरा नॉर्मल महिलाओं को है, उतना ही खतरा प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इस बीमारी से है। इन्फेक्शन रेट दोनों में बराबर है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं में इन्फेक्शन के गंभीर होने का खतरा बढ़ जाता है। वजह यह भी है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनके शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। उनकी इम्यूनिटी भी थोड़ी कमजोर होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को कोविड से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? प्रेगनेंसी में अगर कोरोना हो भी जाए तो क्या सावधानी अपनाएं? गर्भ में पल रहे बच्चे को कैसे कोरोना से बचाएं? साथ ही साथ क्या मां के दूध से बच्चे में कोरोना हो सकता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सभी के मन में हैं। कोरोना संक्रमण से लीवर को कैसे बचाया जा सकता है? इसके साथ ही साथ शरीर में हड्डियों पर भी क्या कोरोना असर करता है? ये हमारे तमाम दर्शकों के सवाल हैं जो हमें लगातार मिलते रहते हैं और इन्हीं सवालों को आज हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। खासतौर से बात करेंगे महिलाओं की और प्रेग्नेंट महिलाओं की। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे हमारे डॉक्टर्स के पैनल से। मेरे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ेगा। डॉक्टर किरण पांडे सबसे पहले गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इसके अलावा कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ और डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे। डॉक्टर किरण, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है इसमें कि सभी गर्भवती महिलाओं से आप बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर किरण, सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये होता है कि लोगों के मन में जो भ्रांति आ रही हैं कि प्रेग्नेंट लेडी यदि है और यदि गलती से कोरोना पॉजिटिव हो जाती है तो स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाएगी। इस बारे में सबसे पहले आपसे जवाब चाहूंगी ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं सही जानकारी मिल पाए कि यदि पॉजिटिव होती भी हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अगर हम थोड़ा पहले से चले कि वैसे तो अगर एक महिलाओं के लिए मेरा ये भी संदेश है कि जो मतलब इस स्थिति से जब गुजर रहे हैं तो अगर हो सके प्रेगनेंसी अवॉइड करने की कोशिश करें अगर ना हो, क्योंकि बहुत क्रूशियल पीरियड है, स्ट्रेस का रहता है। लेकिन अगर वो प्रेस हो गई है प्रेग्नेंट तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं में और ज़्यादातर सभी में जो ये माइल्ड इन्फेक्शन के रूप में, मतलब एक खांसी, लाइट हल्का बुखार, जुकाम की तरह से होके महिलाएं घर में सुरक्षित रह सकती हैं। बस कुछ चीज़ों का उनको स्पेसिफिक रूप से ध्यान रखना होता है कि जैसे जो वार्निंग साइंस हैं, अपने डॉक्टर से कनेक्टेड रहें। हर बार डॉक्टर के पास दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनको ज़्यादा छोटी छोटी परेशानियों को वो टेलीमेडिसिन के द्वारा या वीडियो कॉल के द्वारा या जैसे भी वो डॉक्टर से अपने जुड़ सके, उनको समाधान उन समस्याओं का करना। डॉक्टर किरण, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी कुछ समय के लिए। इस बीच में हमारे बीच बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले अपने दर्शकों को वो बता देते हैं। आपको सीधे दिल्ली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल निरीक्षण कर रहे हैं कोविड सेंटर का।
गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल निरीक्षण करने पहुंचे हैं। कोविड महामारी के बीच लगातार दिल्ली सरकार भी एक्टिव मोड पर है और जिस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं दिल्ली में तमाम मरीजों को, पेशेंट्स को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर, इसी कड़ी में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। निरीक्षण कर रहे हैं। कोविड को लेकर जो भी व्यवस्थाएं अस्पताल में की गई हैं उसको लेकर अधिकारियों से जायजा लिया जा रहा है। वापस चलना है, वापस के बाद चलो वापस तो ये देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। इधर पीछे से इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पूरी स्थितियों का बारीकी से जायजा लेते हुए दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल पहुंचे हैं। दिल्ली के सीएम कोविड सेंटर इसे बनाया जा रहा है और लोगों की मदद के लिए ये अस्पताल उपलब्ध रहेगा। इससे पहले इसमें मरीजों की भर्ती शुरू की जाए, दिल्ली के सीएम ने इस अस्पताल का निरीक्षण किया है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, अधिकारियों से बातचीत की है, अस्पताल प्रबंधन से बातचीत हुई है। और दिल्ली में संक्रमण की दर घटी है, लेकिन स्थितियां अभी भी नाजुक बनी हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी ये कहना है। झूठा आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने तो केवल 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया। बीजेपी का जो ये महाझूठ है, इसको साबित करने के लिए कि कितना बड़ा झूठ है भारतीय जनता पार्टी, कितना बड़ा झूठ बोल रही है, इसको साबित करने के लिए मैं आपके सामने, देश के सामने, जनता के सामने 2 कागज रखना चाहता हूं। बेसिकली ये 2 चिट्ठियां हैं, 4 चिट्ठियां हैं 2 संदर्भ में। पहली चिट्ठी, पहला ऑर्डर है दिल्ली सरकार का। अप्रैल के महीने में भारत सरकार ने तय किया था कि ये दोनों कंपनियां राज्यों को सीधे वैक्सीन बेच सकती हैं। राज्यों को भी कहा था कि राज्य सीधे इन कंपनियों से खरीद सकते हैं। अप्रैल के महीने में भारत सरकार ने चलिए लाख वैक्सीन की जरूरत है युवाओं के लिए। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए हमें 1,34,00,000 वैक्सीन की जरूरत है। ये हमने ऑर्डर किया है इनको। इस ऑर्डर के बाद केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई दिल्ली सरकार को। वैक्सीन कंपनियों ने तब तक जवाब नहीं दिया। केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई कि दिल्ली को 92,840 कोवैक्सीन और 2,67,690 कोविशील्ड ही मिल सकेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि दिल्ली सरकार ने 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया, दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर किया था। और उसके जवाब में केंद्र सरकार ने बोला, दिल्ली सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर दिया था, केंद्र सरकार ने बोला कि दिल्ली को केवल 3.5 लाख वैक्सीन ही मई के महीने में मिल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है, जबकि वो भी जानती है, इन चिट्ठियों से मैं साफ है कि देश में किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी ये केंद्र सरकार तय कर रही है। कंपनियां तय नहीं कर रही, केंद्र सरकार तय कर रही है कि कितनी वैक्सीन विदेशों में बेची जाएगी और कितनी वैक्सीन अपने देश के राज्यों में मिलेगी। यह चिट्ठी इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार राज्यों के द्वारा मांगी जा रही वैक्सीन को काट के विदेशों को वैक्सीन बेच रही है। मैंने कल भी कहा था कि जिस समय देश के बच्चे मर रहे हैं, उस समय कौन से प्रॉफिट के लिए, आखिर किस लालच में विदेशों को 6.5 करोड़ की वैक्सीन बेच दी। आपने अफगानिस्तान को भेज दी, आपने बांग्लादेश को दे दी, आपने अरब कंट्रीज को दे दी। भारत सरकार यह बताए कि किस लालच में, किस दबाव में उसने अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, अरब देशों को ये 6.5 करोड़ की वैक्सीन अगर हमारे देश के लोगों को लग गई होती तो लाखों लोगों की जान बचती। और जब मैंने ये सवाल उठाया तो भारतीय जनता पार्टी महाझूठ बोल रही है कि हमने ऑर्डर नहीं किया।
ये 1,34,00,000 का ऑर्डर है हमारे पास और भारत सरकार की रेस्ट्रिक्शन है कि आपको केवल 3,50,000 3,59,000 करीब 3.5 लाख वैक्सीन ही मिल पाएगी। तो मैं इसलिए ये सब चीजें रखा कि इससे साफ हो जाता है कि पहली बात तो ये कि भारत सरकार, केंद्र सरकार हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी दिलचस्पी इस बात में ज्यादा है कि विदेशियों को वैक्सीन मिल जाए, विदेशों में ले जाके वैक्सीन बेच दी जाए। अपने राज्य अगर वैक्सीन खरीदना चाहें तो उनको फिर केंद्र सरकार कहती है नहीं, आप जितनी मांग रहे हैं उतनी नहीं मिल सकती आपको तो केवल आप 1.5 करोड़ मांगते हो, आपको 3.5 लाख मिलेगी। यही बाकी राज्यों के साथ भी हो रहा होगा, किसी भी राज्य को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। तो क्यों ऐसा मिल रहा है? मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी मैं कहना चाहूंगा कि ये झूठ की राजनीति, झूठ के तहत प्रोपेगेंडा चलाने की राजनीति छोड़ें। बहुत हो गया, देश बहुत बुरे संकट में है। कम से कम अब तो समझ जाइए कि देश बहुत बुरे संकट में है। पिछले 2 महीने में जब आप विदेशियों को वैक्सीन बेच रहे थे, 1 लाख लोग मर चुके हैं देश में। अब तो आंखें खोलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, अब तो देखिए कि देश के लोग मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, लोगों के अपने चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के घरों में भी यही हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन झूठ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको विदेशों में वैक्सीन बेचनी है। किस लिए? ये झूठ की और प्रोपेगेंडा की राजनीति छोड़िए। आपने चुनाव के जरिए, आपने चुनाव कराए वैक्सीन की बीमारी के दौरान, आपने कुंभ कराया वैक्सीन की बीमारी के दौरान, कोविड की बीमारी के दौरान, और जब लोग वैक्सीन मांग रहे थे तो आपने विदेशों में वैक्सीन बेची और देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जघन्य अपराध है, इसको समझिए और अब देश के राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराइए, देश के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराइए। बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने देश का। देश को बचाने का समय है, देश का बेड़ा गर्क करने का समय नहीं है। मनीष जी, 2 सवाल हैं। एक सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली में कितने ऐसे वैक्सीन की अभी आपको जरूरत है, और दूसरा सवाल आपसे ये है कि जब अन्य राज्यों को ऑक्सीजन केंद्र सरकार मुहैया करा रही है तो दिल्ली को क्यों नहीं मुहैया कराएगी? ये गंदी राजनीति शुरू हो रही है ऑक्सीजन के ऊपर और वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन का तो जवाब दे फिर केंद्र सरकार। मैंने तो चिट्ठियां रख दी सबके सामने। बताएं कि जिस समय ये वैक्सीन विदेशों में बेच रहे थे उस समय राज्य सरकारें विदेश वैक्सीन मांग रही थी, क्यों नहीं दी इन्होंने? क्यों इन्होंने विदेशियों को बेची? जब भारत के लोग मर रहे थे, भारत का युवा मर रहा था, भारत के बुजुर्ग मर रहे थे, उस वक्त इन्होंने विदेशियों को क्यों बेची वैक्सीन? ये बताएं। हम तो गंदी करें या साफ करें? सरकार में तो आप बैठे हैं, आप साफ करें ना देश के सामने कि ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आपने देश के राज्य आपको लिख रहे हैं कि साहब हमें 1.5 करोड़ वैक्सीन चाहिए। आप करेंगे 1.5 करोड़ नहीं मिलेगी, आपको केवल 3.5 लाख मिलेगी मई के महीने में, और आप विदेशों को बेच रहे हैं। और ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का तो सारा डेटा सामने है। सेंट्रल गवर्नमेंट तक ने कहा है, ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर आपने देखा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक तरफ गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मुहैया नहीं कराई जा रही। इससे पहले ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर भी बातचीत सामने आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन सप्लाई की जा रही है। अभी वैक्सीन को लेकर आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सवाल उठाया है। और इसी बीच लगातार दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अस्पताल का जायजा लेते हुए, तमाम कोविड से जुड़े हुए सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए, अधिकारियों से बातचीत करते हुए, दिल्ली में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी है, पिछले कुछ दिनों में संक्रमण दर जरूर घटी है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे मरीज हैं जिन्हें अस्पतालों की जरूरत है। ऐसे में गुरु तेग बहादुर अस्पताल को भी कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है और ये तस्वीरें आप उसी की देख पा रहे हैं, जिसका जायजा लेने, निरीक्षण करने पहुंचे हैं आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। फर्स्ट वेव में उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन प्रबंधन करके देश के सामने भी और दुनिया के सामने भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया था।
सेकेंड वेव ने अचानक पूरे देश और प्रदेश के सामने भी एक चुनौती प्रस्तुत की। वर्तमान में हम इस सेकेंड वेव को फेस कर रहे हैं। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के एक्टिव केस 85,000 कम हुए हैं। यानी हमारे पास सेकेंड वेव में 30 अप्रैल को सर्वाधिक एक्टिव केस थे 3,10,000 और आज जो सुबह के आंकड़े हमारे सामने हैं वह हैं 2,25,000 एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। यह एक अर्ली एंड एग्रेसिव जो कैंपेन प्रदेश के अंदर चल रहा है, हर एक वर्ग का जो योगदान इसमें है उसका परिणाम है। फर्स्ट वेव में हम लोगों ने देखा था कि प्रदेश के अंदर जो अधिकतम केस आए थे वह एक्टिव केस कुल प्रदेश के अंदर 67,000 तक पहुंचे थे और एक दिन में जो सर्वाधिक केस आए थे वह आए थे 7,700। सेकेंड वेव में जो पीक पहुंचा था वह 30 अप्रैल था, उसमें 3,10,000 एक्टिव केस आए थे। आप अनुमान कर लीजिए 67,000 से कई गुना ज्यादा 3,10,000 तक पहुंची संख्या। और एक दिन में जो सर्वाधिक केस आए थे वह आए थे 24 अप्रैल को, यह संख्या थी 38,055 की। और इसी बीच एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं। शायद लोगों को महसूस नहीं होगी। उसी तरह से ऑक्सीजन बेड्स भी हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। आज ही अभी शाम तक 1,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे बाहर से आ रहे हैं और अगले 3-4 दिन के अंदर काफी ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे हैं और हम कई जगह पे ऑक्सीजन के बेड्स और नए क्रिएट कर रहे हैं। तो जो बीच में कुछ दिनों के लिए बेड्स की कमी महसूस हुई थी वो बेड्स की कमी अब महसूस नहीं होगी। सर यहाँ क्या अनुमान है कि कितनी ऑक्सीजन यहाँ खर्च होगी? ऑक्सीजन स्टोरेज 22 टन ऑक्सीजन यहाँ खर्च होगी। ऑक्सीजन के टैंक्स बाहर लगे हुए हैं, आपने देखे, और ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी अब। सर जिस तरह की लहर चल रही है और सरकार ने केंद्र सरकार ने तीसरी लहर भी आ सकती है, तो क्या सरकारी मान के चले कि हमें भी उसकी तैयारियां ध्यान में रखनी? हमें तैयारियां करनी चाहिए, तीसरी लहर की बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। एक और हमें अपना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। नवंबर में दिल्ली के अंदर एक लहर आई थी जब 8,500 केस आए थे, उसको हमने बड़े सक्सेसफुली बिना किसी प्रॉब्लम के डील किया। ये जो लहर आई इसमें 28,000 केस आए हैं मैक्सिमम, मतलब बियॉन्ड सारे कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तनाव में आ गया था। लेकिन अब हम जिस स्केल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, हमें हफ्ते 10 दिन लग गए, लेकिन अब जिस स्केल के ऊपर हम कर रहे हैं, अगर अगली लहर में 30,000 केस भी आते हैं तो हम उसको डील करने के लिए तैयार हैं। सर वैक्सीन कितनी बची है? अरविंद जी वैक्सीन पर आ गई है आज, आपको लगता है पीक निकल 20% से कम हो गई है संक्रमण, हो सकता है आगे बढ़े? आपके मुंह में घी शक्कर, मैं उम्मीद करता हूं कि पीक निकल चुकी हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में केसेस कम हो, लेकिन सरकार में होते हुए और दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए मैं अपनी तरफ से कोई भी ढिलाई नहीं देना चाहूंगा। मैं अपनी तरफ से सारी तैयारियां रखना चाहूंगा कि बाई चांस केसेस कल से बढ़ने चालू हो जाएं, कोई कुछ नहीं कह सकता इसमें। अगर बढ़ने चालू हो जाएं तो हम तैयार हैं, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन कितनी बची है बता दीजिए। वैक्सीन 3-4 दिन की और बची हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र 3-4 दिन की भी उस हिसाब से बची हुई है कि आज हम 1 से 1.25 लाख डोज पर डे दे रहे हैं, हम इसको 3 लाख तक ले जाएंगे अगले कुछ दिनों में। तो 3 लाख डोज पर डे अगर हम देते हैं तो 90 लाख डोज हम 1 महीने में दे सकते हैं। 3 महीने में हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और दुनिया भर में सभी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि यूके में, यूएस में जहां जहां गिरावट आई उसमें वैक्सीन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। तो अगर हम किसी तरह से अपने लोगों को बड़े स्केल पे वैक्सीनेट कर दें तो शायद तीसरी लहर से बचा जा सकता है। वैक्सीन मिलने में अभी क्या दिक्कत आ रही है? आपने कंपनी सप्लाई कम है।
सप्लाई कम है। कंपनियों को हमने ऑर्डर प्लेस कर दिए, लेकिन जो हमारा मानना है कि केंद्र सरकार इसका आवंटन कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार से चिट्ठी आती है हमारे पास कि आपको इस महीने इतनी मिलेगी, इस महीने इतने मिलेगी। केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दी जाए। नहीं, अभी नहीं आया। सर, जो वैक्सीन है, जो ऑक्सीजन मैनेजमेंट है, उसको लेकर बीजेपी आज हमलावर हुई कि वो दिल्ली में ठीक से नहीं हो पा रहा है। बीजेपी को कहने दीजिए, वो तो राजनीतिक बातें हैं। अभी ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय सबको मिलके लोगों की सेवा करने का है। उत्तर प्रदेश से ही और इसी बीच में आपने सुना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से दिल्ली सरकार लगातार मुस्तैद है और कोरोना की अगली वेव को देखते हुए भी तमाम तैयारी कर रखी है। और इसी बीच में एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। देता है, इसके लिए अलग से लिक्विड ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। हर एक जनपद को उसकी आवश्यकता के अनुरूप पहले चरण में उपलब्ध कराए गए हैं और भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक चुनौती थी, उसको भी यहां पर उस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस पूरे अभियान के साथ कोविड के पहले चरण में ही प्रधानमंत्री जी ने कुछ मंत्र दिए थे कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस अभियान को हमें अपनाना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ावा देना, हर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के 100% टेस्टिंग करना और फिर उनको उसके हिसाब से उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना। बहुत सारे लोग हैं जो होम आइसोलेशन में, जिन्हें उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है, उनका होम आइसोलेशन में मेडिकल किट उन्हें समय पर उपलब्ध हो जाए। जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उन्हें आइसोलेशन के ऑक्सीजन युक्त बेड्स उपलब्ध करवाना। जिनको L2 और L3 फैसिलिटी के बेड्स चाहिए उनको वहां पर उपलब्ध कराना। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 108 की एम्बुलेंस की 75% को एम्बुलेंसेस केवल इसी कार्य के लिए डेडिकेट की हैं कि इतनी एम्बुलेंस हम लोग केवल कोविड के पेशेंट को रिस्पांस टाइम कम करने के लिए हमने 75% एम्बुलेंस इसके साथ जोड़ी हुई हैं। अब तक लगभग 1500 से ज्यादा एम्बुलेंस हमारी केवल कोविड कार्य के साथ प्रदेश के अंदर जुड़ी हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस अलग है और जो CSR से विभिन्न जनपदों को एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी वो अलग हैं। 350 ELS एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी इसके साथ जोड़ी गई हैं। तो लगभग 2000 के आसपास एम्बुलेंसेस पूरे प्रदेश के अंदर कोविड कार्य के साथ जोड़ी गई हैं, जिससे रिस्पांस टाइम को कम किया जा सके। एम्बुलेंस के साथ साथ एक आशंका और व्यक्त की जा रही थी कि पंचायत चुनाव के बाद गांव में स्थिति विस्फोटक होगी। हमारा पंचायत चुनाव 29 मई को संपन्न हुआ। 2 और 3 मई को मतगणना के कार्यक्रम संपन्न होने के बाद हम लोगों ने 5 मई से एक अभियान प्रारंभ किया है। निगरानी समितियों को गांव-गांव में भेजना, उनके द्वारा जो चिन्हित और यानी लक्षण युक्त और संदिग्ध जो भी ऐसे मामले दिखे जाएंगे उन सबको एंटीजन टेस्ट RRT के द्वारा कराना। RRT की संख्या बढ़ाई गई है। एक अभियान के रूप में इसे लेने का प्रयास किया गया है और उस अभियान के बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह अभियान 1 सप्ताह तक चलेगा और इस 1 सप्ताह के कार्यक्रम में हम लोग प्रदेश के सभी 97,000 राजस्व गांवों को इसके साथ जोड़ रहे हैं। ये अभियान शहरी क्षेत्रों में जो सामान्य टेस्टिंग होती थी वो तो नियमित रूप से चलती रहेगी, लेकिन इन कार्यक्रमों को भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है और ये अभियान उसी का हिस्सा है। उसको हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये प्रदेश के अंदर यह अभियान निगरानी समिति और RRT के द्वारा स्क्रीनिंग करना, ऐसे लोगों को ट्रेस करना, फिर उनको मेडिकल किट उपलब्ध कराना, उनकी टेस्टिंग कराना, फिर क्वारंटीन सेंटर में उनकी व्यवस्था उपलब्ध कराना और ICCC के माध्यम से उन्हें टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराना। ये सभी कार्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है और उन्हें सुरक्षित करने की दिशा में एक
अभियान के रूप में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। भारत सरकार की मदद से हम अपने उन वैज्ञानिकों का अभिनंदन करना चाहेंगे जिन्होंने देश को 2 स्वदेशी वैक्सीन दी। उत्तर प्रदेश में हम लोग वर्तमान में आज के दिन पर 1,40,00,000 से अधिक लोगों को 45 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को हम वैक्सीन उपलब्ध करा चुके हैं और ये एक संख्या है। प्रदेश के अंदर लगभग 4500 ऐसे केंद्र हैं जहां पर हम लोग 45 उम्र की सीमा पार करने वाले लोगों को, उन सभी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवा रहे हैं। 1 मई से 18 साल से ऊपर के युवाओं को भी हम लोगों ने वैक्सीन देना प्रारंभ किया है। पहले चरण में हम लोगों ने 7 जनपद लिए थे जहां पर सर्वाधिक एक्टिव केस थे और आज से अयोध्या समेत प्रदेश के 18 जनपद इसके 18 प्लस के वैक्सीनेशन के अभियान के साथ जोड़े गए हैं, जिनमें वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेजी के साथ आज प्रारंभ हुआ है। 200 से अधिक केंद्रों में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन देने का काम किया गया है। यह वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है कोरोना महामारी से बचने के लिए और इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर बढ़ाने, यानी पहले चरण में हमने 18 प्लस के लिए 7 जनपद लिए, दूसरे चरण में 18 जनपद लिए और तीसरे चरण में हम लोग प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 18 प्लस को वैक्सीन के साथ जोड़ने की कार्रवाई करेंगे। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑन स्पॉट नहीं, क्योंकि वैक्सीन कीमती है और इस वैक्सीन का वेस्टेज न हो, इसको रोकने का पूरा प्रबंध है। मेरी आप सबके माध्यम से अपील होगी कि जनता जनार्दन से, आम नागरिकों से कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये महामारी है, हम इसे हल्केपन से न लें। सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं और जो भी सुविधाएं दी गई हैं, जनता को बचाने के लिए, उनके जीवन के अमूल्य, यानी उनके जीवन को अमूल्य मानते हुए सरकार ने सभी अभियान प्रारंभ किए हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और मेरी अपील होगी, एक हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वे घर से बाहर अनावश्यक न निकलें। दूसरा, जितने भी लोग ऐसे हैं जो शेष अन्य लोग हैं, अनावश्यक बाहर न जाएं और अगर बाहर किसी आवश्यक कार्य से जाना ही है तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क को लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, किसी चीज को छू रहे सैनिटाइजर से हाथ साफ करना, इस कार्यक्रम के साथ, अगर इस अभियान के साथ वे लोग करेंगे, दूसरा बीमारी को छुपाए ना। तो यहाँ पर आपने सुना उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो कोरोना को लेकर तमाम जानकारियां दे रहे थे। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि सरकार लगातार अपना प्रयास कर रही है, लेकिन आप सबको भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। हम अपने कार्यक्रम में आगे जरूर बढ़ेंगे और डॉक्टर से आपके तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18 प्लस के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारा ये प्रयास है कि कोरोना को लेकर तमाम वो सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए जिससे आपकी मदद हो सके, आप अपना ख्याल रख सकें और साथ ही साथ अपने अपनों का भी ख्याल रख सकें। आज हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेकर, प्रेग्नेंट लेडीज़ को कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए और यदि आज की महामारी के दौर में कहीं कोई परेशानी या अनहोनी हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या कुछ करना है, ये जानेंगे हमारे एक्सपर्ट के पैनल के द्वारा। डॉक्टर किरण पांडे गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर किरण आपके पास आना चाहूँगी। आपसे मैं सबसे पहले जवाब लेना चाह रही थी कि यदि प्रेगनेंसी के दौरान किसी को कोरोना हो भी जाता है तो क्या कुछ करना चाहिए, आप अपना जवाब पूरा करें। हाँ, मैं आपको इस विषय में बता रही हूँ। आर यू एबल, मुझे सुनाई पड़ रहा है आपको ठीक से? जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करें। ये गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको ये मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले वैसे तो अगर हो सके तो प्रयास करें कि प्रेगनेंसी इस दौरान ना हो, थोड़ा समय दिया जा सकता है। लेकिन अगर जो प्रेग्नेंट हो गई है उनको किसी भी प्रकार से पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये ना डरें कि वो डॉक्टर को नहीं दिखा सकती हैं, वो अपने भी जिस भी डॉक्टर को दिखाती रहती हैं या आजकल जो सरकार की तरफ से सुविधाएं और बहुत सी टेली मेडिसिन की, ई संजीवनी हॉस्पिटल वगैरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उसके अंतर्गत वो रजिस्टर करा सकती हैं या डॉक्टर से डायरेक्टली रजिस्टर कर सकती हैं और उससे अपनी छोटी छोटी समस्याएं बहुत ही आसानी से टेलीफोन के द्वारा ही बात करके, वीडियो कॉलिंग या जैसे भी हो सके उनको सॉल्व कर सकती हैं। अस्पताल बार बार दौड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बार उनको जरूर आना पड़ेगा, जैसे कि पहली बार उनको कुछ टेस्ट कराने के लिए एक बार शुरू के दिनों में आना पड़ता है और विशेषकर जब एक एनॉमली स्कैन हम लोग करते हैं 18 हफ्ते पे, जबकि बच्चे को अल्ट्रासाउंड करा के देखना होता है कि उसके अंदर सब उसके अंग वगैरह सब ठीक से बने हुए हैं, तो एक वो विजिट उनको जरूर कहीं पर्सनल अल्ट्रासाउंड सेंटर पे और साथ ही ब्लड वगैरह टेस्ट जो करने होते हैं, ब्लड ग्रुप और कुछ रूटीन टेस्ट वो करा लेने चाहिए। उसके बाद वो फिर डॉक्टर से अपने रेगुलर उसमें रह सकती हैं। जहाँ तक टेटनस वगैरह का संबंध है वो वहीं पास में कोई भी ANM वगैरह या अपनी नियर बाय सेंटर पे लग सकता है 28 हफ्ते के आसपास। और एक बार बाद में वो डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करा के 1 या 2 बार कंसल्ट इन पर्सन कर सकती हैं। लेकिन कुछ सावधानियां जरूर रखनी होंगी उनको, जो अपने डॉक्टर से पूछ के अगर उनको कभी भी कोई ब्लीडिंग होने लगे, मतलब खून चलने लगे या कभी पानी चलने लगे या कभी उनका बच्चा कम घूम रहा है, इन सब चीजों पे, या उनको सिर दर्द, उल्टियां बहुत ज्यादा हो रही हैं किसी भी, या फिर उनको कोरोना से संबंधित कोई कि फीवर आने लगे, खांसी जुकाम बुखार, मतलब जो कोरोना की शुरू के लक्षण है, या फिर सांस फूले या फिर और कोई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि विजन देखने में कोई प्रॉब्लम आए, सीवियर हेडेक हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी लो चल रही है शुरू में, लेकिन डॉक्टर से संपर्क में जरूर रहें, उससे ये पता चलेगा जब भी कोई डेंजर साइन आता है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर अपने पर्सनली इन पर्सन देखने के लिए बुला सकते हैं और जैसी जरूरत हो
वैसा उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इन चीजों को ध्यान रखने से और लगातार जब वो कांटेक्ट में रहेंगी तो आयरन, कैल्शियम वगैरह जो दवाइयाँ समय समय पे दी जानी है। और आजकल तो एक बहुत अच्छी सुविधाएं अब इस मामले में उपलब्ध है कि घर में ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिक मशीनों से लिया जा सकता है, ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर भी चेक करी जा सकती है, ऑक्सीमीटर से आप ऑक्सीजन देख लेते हैं, और ऑफ कोर्स टेम्परेचर वगैरह अगर कभी जरूरत पड़े तो अगर इस तरीके से वो अपने एक सिस्टमैटिक वे से चलती रहे तो काफी कुछ वो मैनेजमेंट बहुत ही स्मूथली कर सकती है, और जब भी आवश्यकता लगे डॉक्टर से बात कर सकती है। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर किरण आपके पास आएंगे वापस लौट को। इसी बीच डॉक्टर निलय राज महाजन ऑर्थोपेडिक राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में, और उसके बाद आपसे एक सवाल है मेरा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या उनका सवाल है, क्या जानना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बता दें आप। नाराज जी क्या जानना चाहते हैं आप? ये मैं यूपी अमेठी का रहने वाला हूँ सर जी। और हमें 14 अप्रैल को इंजेक्शन लगा था जी कोविशील्ड जी, और अब हम वारंगल चले आए हुए हैं जी। तो 26 मई की हमारी डेट है, कैसे यहाँ पे इंजेक्शन लगेगा हम ये जानना चाहते हैं। जी 14 अप्रैल को आपको पहला डोज लगा था? 14 अप्रैल को आपको पहला डोज लगा था? जी अवधेश जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार अपना सवाल फिर से दोहरा दें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये पूछ रहे हैं कि हमें जो है अमेठी जगदीशपुर CSC में 14 अप्रैल को इंजेक्शन लगा था फर्स्ट डोज, ठीक है, कोविशील्ड, और अब हम वारंगल चले आए हुए हैं हैदराबाद जी। तो हमें 26 मई की डेट मिली हुई थी, यहाँ पर कैसे इंजेक्शन लगेगा, हमें कोविशील्ड लगेगा या हमें कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्या होगा? जी बिल्कुल आपको जानकारी दे देते हैं। डॉक्टर निलय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निलय आप से इससे पहले मैं दूसरा सवाल करूं, अपने दर्शक का भी सवाल आपके सामने रख देती हूं। हमारे एक दर्शक हैं अवधेश जी, इनका कहना है कि पहले इनको उत्तर प्रदेश में इंजेक्शन लगा था, फर्स्ट डोज लगी थी, फिलहाल ये हैदराबाद में है। हैदराबाद में जानना चाह रहे हैं कि कैसे अपनी दूसरी डोज लगवा सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोविशील्ड लगी है तो इसके लिए क्या इन्हें वापस आना पड़ेगा? वो हैदराबाद जो हमारा गवर्नमेंट साइट का पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्टर करा के इंक्वायर कर सकते हैं कि वहाँ हैदराबाद में उनकी डेट शिफ्ट करी जा सकती है या नहीं। और दूसरी बात, कोविशील्ड लगी हो या कोवैक्सीन लगी हो, वो जो उनका एक यूनिक नंबर CR नंबर रहेगा, गवर्नमेंट के पास उससे सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे कि उनके पास कौन सी वैक्सीन लगी है जी। तो उसके हिसाब से उनको सेकेंड डोज जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा। जी बिल्कुल। और इसके बाद सर आपसे सवाल मेरा ये है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि इन दिनों जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है, काफ़ी लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बीमार होने के बाद उनकी हड्डियों में भी दर्द बना हुआ है, और इसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। तो क्या कोरोना से हड्डियों का कोई रिलेशन है? कोरोना से देखिए हड्डियों का रिलेशन नहीं है, लेकिन ये कोरोना वायरस जो है जब ये जाता है, जैसे जैसे हम कोरोना से ठीक होते हैं, कई बार एक एंटिटी आती है रिएक्टिव आर्थराइटिस नाम की, तो इसके अंदर रिएक्टिव आर्थराइटिस की वजह से कई बार जो है वो पेन पेशेंट्स फील करते हैं, जॉइंट पेन, मल्टीपल जॉइंट पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, लेकिन वो जो है वो शॉर्ट लिव्ड रहता है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते। और टेलीमेडिसिन के थ्रू कंसल्टेशन के द्वारा थोड़ी बहुत मामूली दवाइयाँ जो OPD काउंटर से अवेलेबल हो सकती हैं पेशेंट्स को, उसके द्वारा आराम से इसका इलाज मुमकिन है। बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो ये मानना है लोगों का कि हड्डियां कमजोर हो रही हैं कोरोना वायरस के वजह से, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे इसके ऊपर कोई भी स्टडी नहीं है, इसके ऊपर कोई भी प्रूफ नहीं। जी बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ राजेश कॉलर जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। जी राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर किरण आपके पास में आऊँगी, और तमाम जानकारी आपने यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेकर दी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यदि महिला कोविड पॉजिटिव हो भी जाती है तो गर्भ में पल रहे बच्चे को इससे कैसे बचाया जा सकता है? देखिए वैसे तो जो अभी तक की रिस्क, देखिए आप हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस अभी ये 1.5 साल पहले से ही ये बीमारी आई है, तो हमारे पास कोई बहुत लंबा डाटा नहीं है, लेकिन रिसर्चेस में जितनी भी स्टडीज में अभी तक पाया गया है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन, मतलब मदर से बेबी में जो ट्रांसमिशन यूट्रस के अंदर होता है,
उसको उसी से गर्भ से जाता है, उसको हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। ये पहली वेव में तो हार्डली 2 to 3% ही देखा गया था, और अभी देखा जा रहा है कि सेकेंड वेव में थोड़ा सा ज्यादा है, मे बी अप टू 4-5%। एग्जैक्ट बहुत ज्यादा डाटा तो नहीं है, लेकिन जितने डाटा अवेलेबल है उनकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर ये बच्चे सुरक्षित हैं। कुछ बहुत ही कम बच्चों में ये अंदर जा रहा है, और वो भी बच्चे लेकिन डिलीवरी के बाद सिंपल माइल्ड में ऑब्जर्वेशन और केयर करने से वो मतलब सुरक्षित रह रहे हैं, उनको कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं। तो ज्यादातर ये महिलाओं इस बात की चिंता ना करिए, बच्चे सुरक्षित रह रहे हैं, और इवन डिलीवरी के बाद भी ये हम लोग के जैसे हॉस्पिटल में हम लोग देखिए, अगर हम आपको फर्स्ट वेव का बताएं तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में अपने जच्चा बच्चा अस्पताल में लगभग लेस देन 500 के आसपास हमने कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडीज को डील करा था, और उसमें से हमारे 2-3-4 बच्चे मुश्किल से पॉजिटिव निकले थे। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और चंद्रपाल जी उत्तराखंड से हमारे साथ कॉलर लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी चंद्रपाल जी, जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें आप। चंद्रपाल जी, आपकी आवाज़ ठीक प्रकार से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे अनुरोध करेंगे नेटवर्क में आके बात करें और उसके बाद अपना सवाल दोहराएं। संपर्क शायद हमारा नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ेंगे। और डॉक्टर निलय, आपसे यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने हड्डियों को लेकर बातचीत की है, हड्डियों को लेकर कई बार लोगों में ये भी परेशानी होती है कि शरीर में यदि कुछ भी इन्फेक्शन होता है, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनका शरीर हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म रहता है या हल्का सा बुखार बना रहता है। क्या इस तरह की यदि स्थिति होती है तो हड्डियों का इस पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है? ये जो फीलिंग है लोगों को, जो लगता है कि उनकी हड्डियों का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, ये यूजुअली ओल्डर एजेस में हमने ऐसा सिम्टम ज्यादा पाया है, ओल्ड फीमेल्स में या ओल्ड मेल्स में। तो ये जो सेंसेशन है, ये जो सिम्टम है, इसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, 1-2 कॉजेज नहीं है। जैसे नसों की कमजोरी की वजह से भी हो सकता है, बोन्स की कमजोरी की वजह से भी हो सकता है, विटामिन डी की कमजोरी की वजह से भी हो सकता है। तो मतलब जो आपका कंप्लेन है, अगर आप अपने डॉक्टर से पर्सनली इंडिविजुअली उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे तो फिर उसका वर्कअप करा के, आपके टेस्ट करा के, एक्सरे करा के कॉज ढूंढा जाएगा कि एग्जैक्ट कॉज क्या है जिसकी वजह से दिक्कत है, फिर उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट आगे का चलेगा। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और मुरादाबाद से हमारे साथ कॉलर राकेश जुड़े हुए हैं। जी राकेश जी, जी स्वागत है आपका, अपना सवाल रखें आप। मेरे को दूसरी जगह वैक्सीन लगवाई है। जी हाँ, जी अपना सवाल पूरा, राकेश जी अपना सवाल आप पहले पूरा करें। मैंने दूसरी वैक्सीन की डोज लगवाई है 7 तारीख को। जी हाँ, तो उसमें मेरे को थोड़ा पेन हो रहा है। जिस जगह आपने वैक्सीन लगवाई है वहां पर आपको पेन हो रहा है, इसके अलावा भी और कोई समस्या है? नहीं, थोड़ा सा रात में ठंड लगती है और बुखार आता है। कब आपने वैक्सीन लगवाई है राकेश जी? ना कोई नहीं। राकेश जी, आपने वैक्सीन कब लगवाई है? 7 तारीख को। 7 मई को आपने वैक्सीन लगवाई है? 4 दिन पहले। 3-4 दिन पहले। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिएगा। डॉक्टर किरण आपके पास मैं आऊँगी। हमारे दर्शक का सवाल ये है कि इन्होंने वैक्सीन लगवाई है 7 मई को, अभी 3 दिन पहले, और इनको जहाँ पर वैक्सीन लगी वहाँ पर हल्का सा दर्द और फीवर बना हुआ है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी वैक्सीन जो लगाई जाती है, इसमें जैसे कि कोवैक्सीन है जिसमें डेड वायरस का वो डालते हैं, या कोविशील्ड में भी जिसमें वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट है, तो ये थोड़ा फॉरेन बॉडी चीज होती है। तो और नॉट ओनली कि कोविड की वैक्सीन, जब डीपीटी और पोलियो और अदर वैक्सीन भी जब लगाई जाती हैं तो हमेशा आपने देखा होगा बच्चों को, तो ये 1 आध दिन फीवर आ सकता है। तो सिमिलर वे में ये भी वैक्सीन उन्हीं पे बनी हुई है, और इसमें 1-2 दिन हल्का लाइट फीवर आ सकता है। बट जरूर ध्यान रखना है कि अगर वो फीवर राइज करने लगे या कोई और बड़ी चीज हो
तो उसको नोटिस करना चाहिए। और हल्का दर्द इंजेक्शन लगाने वाली जगह पे अक्सर होता है, उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वहां ना कोई सिकाई करे, ना कोई खुजलाए, ना कोई दर्द की दवा लगाए, वो अपने आप थोड़ा सा चला जाएगा। फीवर ऑब्जर्व करते रहे, अगर कुछ सिग्निफिकेंटली बढ़ता लगता है तो अपने डॉक्टर से जहां से लगवाइए वहां कंसल्ट करें। जी बिल्कुल, साइड कर जाता है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और कानपुर से अमित हमारे साथ अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी अमित जी। ओके मैम। जी नमस्कार, अपना सवाल रखें आप। हेलो जी अमित जी, अपना सवाल रखें, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैम, मेरी मदर की एज 55 है और इनको अभी 5 अप्रैल को मैम कोविशील्ड का इंजेक्शन दिया था, फर्स्ट डोज थी जी। और मैम हाई बीपी की प्रॉब्लम भी है उनको, और तब से उनके चेस्ट में पेन हो रहा है और उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। जी बिल्कुल, आप लाइन पे हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर डॉक्टर निलय आपके पास आना चाहूँगी मैं। हमारे दर्शक का सवाल ये है कि इनकी मदर की एज 60s में है, 65 या 66 बताई है, और जब से इन्होंने वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवाई है तब से उनको दिक्कत कुछ बनी हुई है, यहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम खास तौर पर आ रही है, क्या करना चाहिए? पहली बात तो मतलब SpO2 अपना मेजर करते रहें। वो अगर SpO2 उनका 95 के नीचे अगर जा रहा है या रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा जा रहा है या हार्ट रेट बढ़ रहा है तो इनको एक बार कोविड OPD में ज़रूर दिखाएं या किसी मेडिसिन वाली OPD में ज़रूर दिखाएं। अगर सैचुरेशन जो है वो मेंटेन्ड है और हार्ट रेट भी 80 के अराउंड मेंटेन्ड है तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर फीवर वगैरह है तो एक PCM की टैबलेट खिला सकते हैं, लेकिन अगर सांस फूल रही है, एयर हंगर टाइप का हो रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल घबराहट हो रही है और सांस नहीं आ रही है, तो एक बार हॉस्पिटल में ले जाना ही बेहतर है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और चंद्रपाल जी उत्तराखंड से अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पे। जी चंद्रपाल जी। जी चंद्रपाल जी, अपना सवाल करें आप। मेरा ये है कि मेरी उम्र 60+ है जी, और वजन में जो है ये वैक्सीन मतलब मैं बीपी की गोली चाहता हूँ पर डे, तो क्या ये वैक्सीन मुझे तुरंत लगवानी नहीं चाहिए? जी आप बीपी की दवाई लेते हैं, आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, लाइन पे बने रहिएगा। डॉक्टर किरण आपके पास अब मैं आऊँगी। हमारे दर्शक का सवाल ये कि 60s में उनकी एज है, बीपी के मरीज हैं, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, क्या कोई सावधानी बरतनी होगी? देखिए, बीपी का होना कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, सब तो और ज्यादा कोमॉर्बिड कंडीशंस जिनकी हैं उनको वैक्सीन लगवाना उनके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। बस इतना ध्यान में रखना है कि वो अपनी ब्लड प्रेशर की दवा रेगुलर खाएं और जिस समय लगवाने जा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल में होना चाहिए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ूंगी और डॉक्टर निलय आपके पास आऊंगी मैं। हड्डियों को लेकर तो हमने बातचीत की है, लेकिन ख़ास तौर पर इस समय कोविड महामारी में ज़्यादातर लोग जो परेशान हो रहे हैं वो लीवर के इन्फेक्शन के साथ हो रहे हैं, लंग्स का इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। लेकिन लीवर की आज यदि ख़ास तौर पर हम बात करें तो कोरोना संक्रमण के दौरान अपने लीवर को कैसे बचाया जा सकता है और क्या कुछ सावधानियां हम ले सकते हैं? लिवर बचाने के लिए आपको मतलब जनरल चीज़ें, अपना जो बेसिक लाइफस्टाइल है आपको वही अपना इंक्लूड रखना होगा। तेल मसाला जो है वो मिनिमम खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स फ्रेश वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, प्रोटीन का अमाउंट भी ठीक ठाक लें। इसके अलावा अल्कोहल का इंटेक जो है वो कम रखें। सडन बाउट ऑफ प्रोटीन, बहुत ज़्यादा प्रोटीन जैसे नॉनवेज फूड जो है वो एक बाउट में बहुत ज़्यादा ना खाएं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मील्स में खाएं वो। जी बिल्कुल। डॉक्टर किरण आपके पास मैं आऊँगी। प्रेगनेंसी को लेकर हम लगातार बात कर रहे थे, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। यदि लेडी लैक्टेटिंग है तो क्या लैक्टेटिंग मदर से बच्चे को कोरोना होने का खतरा होता है? देखिए, ऐसे ब्रेस्ट मिल्क में कोरोना का जो लेवल है कि कोरोना उससे ट्रांसमिट होता है, ऐसा बहुत कम, बहुत ही मतलब उसके थ्रू संक्रमण का चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जब बच्चा माँ के पास होता है, क्लोज कांटेक्ट, वही जो चीज होती है ना दूरी रखने वाली बात, अगर वो नहीं रखी जाती है तो उसमें हो सकता है। अब फीड कराते समय तो बच्चा माँ की गोद में ही होगा, तो उसके लिए सावधानी ये रखनी होती है, अगर माँ का अभी नेगेटिव है, नहीं आया है, वो कोविड पॉजिटिव है,
तो उसको मास्क लगा के बच्चे को फीड कराना चाहिए, और मास्क वेल फिटिंग होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि मास्क लगा हुआ है लेकिन वो आधा लटका हुआ है और इधर वो नहीं। प्रॉपरली वेल फिटिंग मास्क लगा के वो आराम से बच्चे को फीड कराएं, और उसके बाद अगर अभी वो पॉजिटिव है तो ज्यादातर समय बस मतलब बाकी समय बच्चे को घर के और लोग अपने पास रखें और फीड कराते समय ही दे। तो और टाइम यूजली जैसे 15 मिनट्स का एक्सपोजर रखे, तो इसमें 15-20 मिनट्स इसमें कोई चांसेस नहीं होते हैं कि माँ से बच्चे को डायरेक्ट जो ट्रांसमिशन के चांसेस ज्यादा है वो हो। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और वसंत जी दिल्ली से हमारे साथ अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी वसंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वसंत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर निलय, आपसे हिमाचल से अगले कॉलर इसी बीच हमारे साथ शिव जुड़ चुके हैं। शिव जी से जानेंगे उनका सवाल क्या है। जी शिव, आप अपना सवाल बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैम मैं HIV पेशेंट हूँ, क्या HIV पेशेंट कोरोना का वैक्सीन लगा सकता है? जी बिल्कुल, आपका सवाल मैं ज़रूर डॉक्टर निलय आपके पास आऊँगी। हमारे दर्शक का सवाल है कि वो HIV पेशेंट हैं और क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? HIV पेशेंट को अपने वैक्सीन लगवाने से पहले एक बार उसका इम्यून सिस्टम का थोड़ा थॉरो चेकअप कराना ज़रूरी है कि उनका जो HIV है वो किस स्टेज का है। अगर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड स्टेज पे है और इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है क्योंकि कोरोना का। लेकिन अगर इनिशियल स्टेजेस में है और उनका लिम्फोसाइट काउंट और वाइट ब्लड काउंट अगर मेंटेन्ड है, तब वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके लगवा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर निलय, अगला सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि इस मौसम में कोरोना महामारी के साथ ही साथ क्योंकि वेदर में चेंजेस हुए हैं, कई बार लोगों के सवाल यहाँ पर आते हैं कि और कोई सिम्टम नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन गले में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत बनी हुई है, इसके अलावा और कोई सिम्टम नहीं है, तो क्या यहाँ पर लोगों को डरने की ज़रूरत है? खांसी नहीं होती है, अक्सर लोग गले में खराश की शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। गले में खराश है जिसे हम सोर थ्रोट बोलते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मौसम की वजह से भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बस ध्यान देने की बात ये है कि अपना सैचुरेशन जो है वो घर पे पल्स ऑक्सीमीटर से लोग मेजर करते रहें हर 6 घंटे में, 12 घंटे में, 10 घंटे में। फीवर अगर उन्हें आ रहा है तो वो मेजर करते रहें और रिकॉर्ड करते रहें कि उनको फीवर तो नहीं आ रहा है। अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तब आगे कुछ जांच कराने की ज़रूरत है। सिर्फ स्क्रैची और सोर थ्रोट के लिए अपने घर के टोटके करते रहें, लोग काढ़ा वगैरह पीते रहें, चाय पीते रहें, स्टीम लेते रहें और विटामिन C की टैबलेट्स लेते रहें, उससे काफ़ी रिलीफ रहेगा। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और पुलकित बरेली से अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पे। जी पुलकित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, ये ऐसा है ना, इनको जुकाम हो रहा था। जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात पूरी करें। मुझे जुकाम हो रहा था, इन्होंने जो है इसमें रामदेव की दवाई कोरोनिल आती है जो खा ली, तो अब इनका बिल्कुल सही रहेगा। आप ये वैक्सीन ले सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, आपका सवाल मैं ज़रूर रख लूँ। डॉक्टर किरण, हमारे दर्शक का सवाल है कि जुकाम आ रहा था, पतंजलि की दवा ली है और पतंजलि की दवा के बाद क्या वैक्सीन ली जा सकती है? हाँ बिल्कुल ली जा सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा तो उसके कंटेंट्स के बारे में बहुत नहीं आइडिया है, लेकिन जितना भी मुझे पता है तो ये हर्बल है और इट्स इम्यूनिटी बूस्टर, जितना मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से, और उसको देखते हुए वैक्सीन लेने का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। जी, इसके अलावा डॉक्टर किरण, हम लगातार बात कर रहे हैं, हमने बात की, आपने तमाम जानकारी दी है उन लोगों के लिए जो प्रेगनेंसी के दौरान कोविड पेशेंट हैं, लेकिन जो कोविड पेशेंट्स नहीं हैं, इस समय प्रेग्नेंट हैं, उन्हें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए कि वो इस बीमारी से दूर रह सकें, खुद भी हेल्दी रह सकें और अपने बच्चे का भी ध्यान रख सकें? बहुत अच्छी बात है ये आपने पूछा, क्योंकि ये समय इनफेक्ट सभी के लिए बहुत सावधानी रखने का है, और विशेषकर जो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेष ध्यान रखना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो नॉर्मल हमारे अदरवाइज कोरोना के वो हैं प्रिकॉशंस प्रोटोकॉल, कि उनको मास्क लगा के रहना है। अगर घर में कोई पॉजिटिव नहीं है तो कोई बात नहीं है, मतलब उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेशन आती है कि उनको घर में रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा समय,
अननेसेसरी घर में मिलने वाले लोग ना आए, और अगर आए तो वो उनसे दूरी रहे जहाँ तक ये रहे। किसी को भी अगर खांसी जुकाम बुखार की जरा से भी कंप्लेंट है तो उनको मतलब रिस्पेक्टफुली मना कर दीजिए घर में आने के लिए। और अगर आते हैं तो मास्क लगा के रहिए, अपने हाथों का सैनिटाइजेशन, अगर आप कोई भी सरफेस छू रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो साबुन से हाथ धोना या अल्कोहल रब से वो करना जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो, ऐसे सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए अपने लिए, जैसा कि अभी पहले भी बताया जा रहा था कि अच्छी प्रोटीन की डाइट और फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स जो कि मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स पूरे दें। जो प्रेगनेंसी की दवाएं हैं उनको नियमित रूप से लें, और अगर एक्स्ट्रा जो कर सकते हैं वो विटामिन सी, विटामिन डी और ये थोड़ा सा सपोर्टिव रहती है इम्यूनिटी के लिए, उनको लेते रहें। और साथ में विजिलेंट रहें, अगर ज़रा भी कोई खांसी जुकाम बुखार टाइप की चीज़ आ रही है या सांस फूलने की, जो मैंने पहले भी कहा था, तो तुरंत डॉक्टर्स को संपर्क करें, अवॉइड ना करें। अर्ली डिटेक्शन से चीज़ें बहुत अच्छे से कंट्रोल होती हैं। कोरोना समय पे अगर उसका पता चलता है तो 85-90% लोगों में माइल्ड की तरह से निकल जाता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर लखनऊ से जुड़ी हुई है नज़ीर, से जानेंगे क्या सवाल है इनका। जी नज़ीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी जी, अपना सवाल करें आप। मेरी बेटी है, दिन से ऑक्सीजन लेवल। जी नज़ीर जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे नेटवर्क में आके बात करें ताकि हम आपके सवाल को सुन पाएं। और बाकी कोई तकलीफ नहीं है उसको, बुखार खांसी जुकाम नहीं है, 3-4 दिन से। जी बुखार खांसी जुकाम नहीं है, क्या तकलीफ है इसके अलावा? और कोई तकलीफ नहीं है, ऑक्सीजन कम हो जा रही है। ऑक्सीजन कम हो जा रही है, ठीक है, आपका सवाल मैं रख लेती हूँ। डॉक्टर निलय, हमारी दर्शक हैं, उनका सवाल है उनकी बेटी को शायद और कोई दिक्कत नहीं है, केवल ऑक्सीजन कई बार कम हो जाती है, क्या करना चाहिए इन्हें? ऑक्सीजन अगर लगातार उनकी कम रही है 93 के लेवल से, तो उन्हें तुरंत एक बार इमरजेंसी में जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि 93 के कम अगर ऑक्सीजन है तो मतलब आपके लंग के अंदर, आपके ब्लड के अंदर कुछ पैथोलॉजी है जिसकी वजह से दिक्कत है, और उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट होना जरूरी है। जी बिल्कुल डॉक्टर निलय, समय का मुझे इशारा मिल चुका है, हमें कार्यक्रम को यहीं विराम देना होगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर किरण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों की तमाम समस्याओं का आज निदान किया है। और इसके साथ ही साथ अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि लगातार हमारे इस कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपने प्रयास को जारी रखे हैं कि आप तक कोविड से जुड़ी हर बात को हम पहुँचाएं।